हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्टिंग से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, आज से मतलब कि ये वीडियो से अब हर्टफुल कंटेंट स्टार्ट होने वाला है। अगर जिसको पसंद ना हो प्लीज़ वो इसे इग्नोर करना और इसे छोड़ ही देना, ओके। और हाँ, मैं किसी के बोलने पर इसे चेंज नहीं करने वाली हूँ। तो प्लीज़ यार, जो मतलब जिसे विंग को हर्ट होने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, वो उसे मत ही देखना, ओके? तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था वांग शन की शादी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, पर वहीं वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई थी। पहले भी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और आज भी ज़बरदस्ती हुई है। पहले तो उसने विंग को अपना लिया था, विंग की क्यूटनेस को अपना लिया था, पर इस बार वो नहीं अपना पाएगा, क्योंकि उसके दिल में विंग बस चुका है। हाँ, वो एक छोटा-सा बच्चा था, पर था तो वांग जी की वाइफ ही ना, और वांग जी ने बचपन से पढ़ा हुआ है। लैन सिर्फ एक बार ही शादी करते हैं, एक बार ही किसी को अपना पार्टनर मानते हैं, और उसने विंग को अपना पार्टनर माना था। विंग के चले जाने के बाद वो दूसरी शादी कर रहा है। इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसने अपनी माँ से बात भी की थी। वो तो इस शादी को टालना भी चाहता था, पर उसकी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। इसीलिए वो अभी चुपचाप अपनी माँ के सामने बैठा हुआ है। उसकी माँ उसे समझा रही है, वांग जी, विंग को भूल जाओ, और अब तुम्हारा विवस्वान पत्नी बन चुका है, तुम्हारा ओमेगा बन चुका है, तो तुम उसके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट करो, और हाँ, अच्छे से अपनी लाइफ भी बिताओ। ये चुप-चुप से रहना मुझे अच्छा नहीं लगता वांग जी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। और अब लैन फुरैन बन चुका है विवस्वान, तुम्हारी वाइफ बन चुका है, तो तुम उसके अपनी वाइफ का पूरा हक देना, समझ गए? ये सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, और वो अपनी माँ को ग्रीट करके वहाँ से चला गया था। उसकी माँ अपना सर शेक करती और कहती है, इस लड़के का मैं क्या करूं, इसको समझ क्यों नहीं आता। विंग एक छोटा सा बच्चा था। हाँ, वो बड़ा होता, हाँ, वो अगर यहाँ पर रहता तो मैं भी ऐसा नहीं करती। मुझे भी पता है, मुझे विंग की कितनी याद आती है। विंग कितना मासूम था, उसके जाने का दुख मुझे भी है, पर मैं भी चाहती हूँ कि वांग जी उस यादों को बाहर निकाले और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। मैं वांग जी को इस तरह नहीं देख पाती, क्यों नहीं समझता ये लड़का। ये बोलकर उसने अपने सर पे अपना हाथ रख लिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम की तरफ जा रहा था। अभी रात हो चुकी है, सारे लोग अपने अपने कक्ष में चले गए हैं। वांग जी को आज अपने कक्ष में जाने में, अपने जिंगशी में जाने में थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने साफ साफ बोला था कि वुशियान तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। वांग जी को अपने दिल में अजीब सा एक फील हो रहा था। उसका जिंगशी जो पहले शादी के बाद विंग का होने वाला था, आज वो किसी और का है। ये सोच सोच कर वांग जी की मुट्ठी कस रही थी। वांग जी जिंगशी का गेट खोलता है और अंदर जाता है। अंदर उसे महसूस होता है कि कोई है यहाँ। उसे महसूस होता है कि किसी की फेरोमोन यहाँ पूरे रूम में फैली हुई है। वांग जी इस रूम को क्रॉस करके अपने उस कक्ष की तरफ जाता है जहाँ पर वो सोता है। उसके पैर अभी भारी महसूस हो रहे थे। वांग जी धीरे धीरे करके अपने उस रूम की तरफ जा रहा था, और जैसे ही वो उस रूम में पहुंचता है, उसकी नज़र एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ओमेगा पे पड़ती है। वो ओमेगा बेड पे बैठा हुआ है, और साथ में उसके चेहरे पर एक रेड कलर का वेल डला हुआ है। उस पूरे रूम को, उस बेड को, उस घर को, उस रूम को बहुत ही सुंदर से रेड कपड़ों से सजाया गया है। विंग बेड पे बैठा हुआ है और वांग जी का इंतज़ार कर रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। यान ली और मैडम यू ने विंग को बहुत सारी बातें बताई हुई है, जो एक मैरिड ओमेगा को पता होना चाहिए। मैडम यू ने खास कर विंग को समझाया है, क्योंकि विंग तो अभी सिर्फ कम एज का है ना, तो उसे ये सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होगा। इसीलिए मैडम यू ने बहुत ही डिटेल में
विंग को समझाया है कि आखिर उसका अल्फा आएगा और उसके साथ क्या करेगा। विंग को डरना नहीं है और साथ ही विंग को अपने अल्फा को रोकना भी नहीं है। ये सब सुनकर पहले तो विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, पर उसे एहसास हो रहा था कि आज उसकी वेडिंग नाइट है। आज उसके साथ क्या-क्या होगा, ये सोच-सोच कर विंग अजीब-सा ही महसूस कर रहा था। मैडम यू ने उसे खास कर बोला था, जब लान वांगजी आएँगे तभी वो इस वेल को हटाएँगे। उससे पहले विंग इसे हटाएगा ही नहीं। इसीलिए विंग वेल डाल के चुपचाप बेड पे बैठा हुआ है। वो अपनी उँगलियों के साथ खेले जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही नर्वस है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ये सोच रहे हैं कि उसकी माँ ने उसे क्या समझाया है। उसकी माँ ने समझाया है कि वो विंग के साथ आज वेडिंग नाइट कंज्यूम करेगा, तभी जाके विंग उसका मतलब कि वुशान उसका लीगली वाइफ बनेगा। पर वांग जी ये सब नहीं चाहता। वो विंग के अलावा किसी भी ओमेगा के साथ ये सब नहीं करना चाहता और आज भी वो विवुशान के साथ मतलब कि उसके हिसाब से तो विंग विवुशान है ना, तो वो कभी भी इस ओमेगा के साथ वो सब नहीं करना चाहता। इसीलिए वो आज साफ-साफ वुशियान को बताने आया है कि वो उसे अपनी वाइफ नहीं मानता और वो ये रात भी उसके साथ नहीं बिताना चाहता। वांग जी धीरे-धीरे करके विंग के पास आए जा रहा था। उसका अल्फा तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। आज उसका अल्फा बहुत ज़्यादा ही खुश है। ना जाने क्यों, शायद तक उसका अल्फा विंग को पसंद करता है, इसलिए विंग के ओमेगा को पसंद करता है, इसलिए शायद वो आज बहुत ज़्यादा खुश है। वांग जी उसकी खुशियों के महसूस कर पा रहा है। वो अपने अल्फा को ही डांटते हुए कहते हैं, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो? तुम जानते हो ना, हम सिर्फ ज़िंदगी में एक ही पार्टनर रख सकते हैं और मैंने अपना पार्टनर विंग को चुना था। तुम वुशियान की तरफ अट्रैक्ट मत हो। ये बोलकर वो अपने अल्फा को ही डांट रहा था। उसका अल्फा ग्रोल करते हुए कहता है, तुम भूलो मत, विंग एक छोटा सा बच्चा था और उस टाइम वो ना ओमेगा था ना अल्फा, तो तुम उसे अपना पार्टनर नहीं मान सकते। मैंने वुशियान को अपना पार्टनर मान लिया है, तो आज तो मैं उसके साथ अपनी नाइट कंज्यूम करूँगा और उसे अपना ओमेगा मार्क करूँगा। पर इस बात से वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मेरा पार्टनर वुशियान नहीं है और तुम भी इतना ज़्यादा एक्साइट मत हो। नहीं तो ये सुनकर उसका अल्फा कहता है, नहीं तो क्या कर लोगे लान वांग जी। ये सुनकर वांग जी का ड्रैगन ग्रॉल करते हुए बोलता है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने अंदर ही ब्लॉक कर दूंगा। ये बोलकर वो गुस्से में अपने अल्फा को बोल रहा था। उसका अल्फा कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी वांगजी का ड्रैगन कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि तुम उस टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करते थे जब मैं वांगजी के अंदर था और मैंने वांगजी का मेट डिसाइड कर लिया है। वांगजी का मेट मेरा फॉक्स है। ये बोलकर वो ग्रॉल कर रहा था। वांगजी के अंदर उसका अल्फा और उसका ड्रैगन फाइट कर रहे थे। वांगजी का अल्फा बोल रहा था कि मैं विवुशान को अपना ओमेगा मार्क करूंगा, वो मेरा ओमेगा बनेगा। पर वहीं उसका ड्रैगन बोल रहा था, नहीं, मैंने विंग को अपना फॉक्स माना है, मैंने उसे अपना पार्टनर बनना है, तो तुम किसी और ओमेगा को नहीं मार्क कर सकते। ये बोलकर वो दोनों ही लड़ाई कर रहे थे। वांग जी अपने मन में ही चिल्लाकर बोलते, चुप रहो तुम दोनों, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, अब तुम दोनों बस भी करो। ये बोलकर वांग जी ने अपने अल्फा और अपने ड्रैगन को ब्लॉक कर दिया था और वो धीरे धीरे करके विंग के पास आता है। विंग का दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वांग जी उसके पास आ चुका है। वांग जी विंग के पास आकर बैठ जाता है। वो भी नर्वस हो रहा था। उसे पता नहीं है कि अब क्या। वांग जी घबरा रहा था। वो विंग को बिना देखे ही एक गहरी सी सांस लेता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है। विंग ने अभी रेड वेल पहना हुआ था। उसकी माँ ने मतलब कि वांग जी के माँ ने साफ साफ बोला था कि विंग अभी रेड वेल पहना होगा तो उसे नॉर्मल से उसे हटाना है और उसके बाद ही वो नाइट को कंज्यूम करेगा। इसीलिए वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपनी आंखें खोलता है और वो धीरे से विंग का वेल उठाता है। विंग का फेस देखकर
एक पल के लिए वांग जी का दिल धड़कना ही भूल चुका था। अभी विंग ने अपना फेस नीचे किया हुआ था और साथ में उसकी आंखें भी बंद थी। वो अपने होठों को ही बाइट किए जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वहीं वांग जी भी बिना अपनी आंखों को ब्लिंक किए हुए सिर्फ विंग की ब्यूटी को देख रहा था। उसके वो होठ, उसके वो गाल, उसका वो फेस जो आज मेकअप की वजह से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और आज तो साथ में विंग के फॉरहेड पे रेड कलर का रिबन भी बंधा हुआ है, जिससे विंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बालों पे बहुत ही सुंदर सा गोल्ड का एसेसरीज लगे हुए हैं। उसके बालों में बहुत सारे पिन लगे हुए हैं। वांग जी बस विंग को ही चुपचाप देखे जा रहा है। वहीं विंग भी वांग जी उसे देख रहा है, ये उसे महसूस हो रहा है। वो धीरे से वांग जी को कहता है, राजकुमार। ये सुनकर वांग जी का ध्यान विंग से हटता है और वो कहता है, हाँ। ये बोलकर वो अपने सर को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था। तभी विंग कहता है, वो राजकुमार, उम, अ, वो महारानी लैन ने आपके लिए, ये बोलकर वो साइड में इशारा करता है जहाँ पर दूध का गिलास रखा हुआ था। वांग जी उस तरफ देखता है, वहाँ एक दूध का गिलास रखा हुआ था। विंग धीरे से आवाज़ में कहता है, राजकुमार, महारानी लैन ने आपको ये पीने को कहा था। ये सुनकर वांग जी कहता है, वांग जी विंग को छोड़कर उस दूध के पास जाता है और वो उसे उठा लेता है। वहीं वांग जी की नज़र बार बार विंग की तरफ जा रही थी। विंग किस तरह अपने बालों को अच्छे से करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग ने पहले कभी भी इतना हैवी कभी भी हेयर पिन पहना नहीं था। उसके बालों में इतने ज़्यादा हेयर पिन लगे हुए, जिसके कारण उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो बार बार अपने कपड़े को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इतने सारे हैवी कपड़े पहनकर विंग को अपने शरीर में इचिंग सा फील हो रहा है। वांग जी ये नोटिस करता है, इसीलिए वो विंग को देखते हुए कहता है, जाओ कपड़े चेंज कर लो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वो थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कपड़े चेंज करने के बाद वांग जी वो सब करेगा, इसीलिए विंग जल्दी से शर्माते हुए अपना सर नोट करता है। विंग उठता है और वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है। उसे कहाँ से कपड़े निकालने हैं उसे तो कुछ पता भी नहीं है। विंग अभी क्या सोच रहा है वांग जी समझ पा रहा है, इसीलिए वो बिना विंग को बोले एक कबर्ड के पास जाता है और वहां से एक कपड़े का सेट निकालकर वो विंग के पास देते हुए कहता है, लो ये पहन लो। ये बोलकर वो विंग को बिना देखे हुए वहां से बेड के पास चला गया था। विंग अपना सर नोट करता है और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला गया था। विंग जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है, वो तो शॉक ही पड़ गया था, क्योंकि उसकी बॉडी में जगह जगह रेड मार्क बन चुके थे। विंग को कभी भी इतनी हैवी कपड़े पहनने की आदत नहीं है, इतने ज़्यादा ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं है, जिसके कारण उसकी बॉडी में रैसेस आ गए थे। उसकी बॉडी जगह जगह पे रेड मार्क छोड़ चुकी थी। वहाँ पर उसे खुजली हो रही थी। विंग बार बार अपने नेक को खुजलाता, तो कभी अपने हाथों को खुजलाता, तो कभी अपने बैक को खुजलाता। उसके पूरे बैक में रेड मार्क हो चुके थे, उसके नेक में रेड मार्क हो चुके थे, जिसे देखकर विंग कहता है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। मेरे पूरे शरीर में रेड मार्क बन चुके हैं। मैं जब भी नया कपड़ा पहनता हूँ मेरे साथ यही हो जाता है। ये बोलकर वो अपनी बॉडी को देखता है और फिर गहरी से सांस लेकर वो बाहर जाता है, मतलब कि रूम की तरफ। वो देखता है कि वांग जी कुछ कंबल वंबल निकाल रहा है। वांग जी को देखकर विंग सोचता है, ये राजकुमार कर क्या रहे हैं। विंग वांग जी के पास जाता है। वो पीछे में खड़ा होकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी पूरे तकिए लेता है, कंबल लेता है और वो कहीं जा रहा था, जिसे देखकर विंग उसे पीछे से ही रोकते हुए कहता है, राजकुमार आप कहीं जा रहे हो क्या? आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था। उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी ये बोलने में, पर भी वो बिना देखे वांग जी को बोल रहा था। वांग जी विंग की तरफ मुड़ता है।
वो विंग को देखता है। विंग ने अब भी वाइट कलर के हानफो पहने हुए थे, जिसमें विंग और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो वांग जी के कपड़े थे, इसीलिए विंग के शोल्डर से वो हल्का सा नीचे जा रहा था। विंग वांग जी से कम एज का है और हाइट में भी कम है, इसीलिए वो हानफू थोड़ा बड़ा हो रहा था। उससे नजरें ही नहीं हटा पाया, पर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं दूसरे रूम में सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग बहुत ही शॉक में पड़ गया। वो शॉकिंग आवाज में कहता है, पर क्यों? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं है क्या? ये सुनकर विंग को कुछ समझ में नहीं आया कि वांग जी ने बोला क्या। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें लेटर में साफ साफ लिखा हुआ था ना। ये सुनकर विंग को कुछ याद आता है। हाँ, वो लेटर असल में एक सप्ताह पहले वांग जी ने उसे एक लेटर दिया हुआ था। विंग उसे पकड़कर अपने रूम में भी आया था। वो तो उसे पढ़ने के लिए उस लेटर को खोला भी था। उसमें उसने आधा पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था, राजकुमार विभूषण, मैं लान वांग जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वैसे मैं आपसे मिलकर ये बात करना चाहता था, पर शायद मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं आपको ये लेटर में दे रहा हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी होने वाली है और मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने ये बात माँ से भी कही थी। आपको तो पता ही होगा कि क्या बात चल रही थी, पर मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। ये बोलकर उसमें बहुत कुछ आगे लिखा हुआ था, पर विंग आगे कुछ पढ़ पाता कि तभी मैडम यू ने विंग को आवाज़ लगा दी थी। विंग ने सोचा था कि उस लेटर को वो बाद में पढ़ लेगा, इसीलिए वो पास ही के टेबल में उसे रख कर वो वहाँ से मैडम यू के पास चला गया था। पर विंग ने उस लेटर को अच्छे से दबाया नहीं था, जिसके कारण एक हवा का झोंका आया और उस लेटर को एक पानी के बाउल में गिरा दिया। और जब विंग वापस आया तो वो लेटर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। विंग ने उसे पढ़ा भी नहीं, उसने सिर्फ आधा ही पढ़ा था। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। उसने इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे कर दी? उसने तो ये पढ़ा ही नहीं। अभी भी प्रेजेंट में यही सब सोचा था। वो अपने मन में ही अपने आप को स्लैप मारते हुए कहता है, ओह शिट, मैंने तो वो पढ़ा ही नहीं था। राजकुमार ने क्या लिखा था? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, आपने पढ़ा था ना वो लेटर? ये सुनकर विंग अपने होठों को ही बाइट कर लेता है। वो क्या जवाब दे? उसने लेटर नहीं पढ़ा। वो क्या बोले कि उसकी लापरवाही के कारण वो लेटर खराब हो गया और उसने पूरा पढ़ा ही नहीं। वो क्या बोले? यही सब सोचकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वो वांग जी को पहले ही दिन नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने फिंगर को पीछे में क्रॉस किया और वो वांग जी को अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी कहता है, तो आपको पता ही होगा, मैंने उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि मैं आपको नहीं छूने वाला। ये सुनकर पहले भी शॉक में पड़ गया था। क्या मतलब? वांग जी उसे छूने नहीं वाला? वांग जी फिर कहता है, और आपको पता है इसका कारण? मैंने उस लेटर में पूरा पूरा डिटेल में लिख दिया था क्यों मैं आपको नहीं छूने वाला। तो मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है ना, इसीलिए मैं दूसरे रूम में जाके सो रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है और फिर बिना विंग का रिएक्शन देखे, विंग को कुछ आगे बोले, वो वहाँ से चला गया था। वहीं विंग बस वांग जी को जाते हुए देखे जा रहा था। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने सर में स्लैप करते हुए बोलता है, विवुशान, तुम कितने बड़े मूर्ख हो। तुमने उस लेटर को ढंग से पढ़ा भी नहीं। अब उस लेटर में क्या लिखा था मुझे कैसे पता होगा? और राजकुमार, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैंने तो लेटर पढ़ा ही नहीं, तो मुझे कहाँ से पता होगा? ये बोलकर वो अपने ही सर को फिर से एक चपेट मारता है और वो बेड पे आकर बैठ गया और वो कुछ सोचने लगा। वो कहता है, शायद तक मैं 15 साल का हूँ, इसीलिए राजकुमार मुझे नहीं छू रहे हैं। अगर मैं बाद में बड़ा हो जाऊंगा तब तो छुएंगे ही। हाँ, यही होगा। महारानी लैन ने भी कहा था कि मैं जब तक 15 साल से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक मेरा लीगल एज नहीं हो जाता, तब तक इस शादी के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। शायद तक राजकुमार यही सोचकर मुझे अभी छू नहीं रहे हैं। जब मैं लीगल एज का हो जाऊंगा तब शायद
ये सोचते हुए विंग अपने मन में ही खुश होता है और कहता है राजकुमार कितने अच्छे हैं ना। वो वो मेरे बारे में सोचकर मुझे अभी नहीं छू रहे हैं। ये बोलकर वो स्माइल करता है और फिर वो बेड पे सो गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी दूसरे रूम में वांग जी अपना बिस्तर लगाकर वहीं पर सो गया था। अगली सुबह वांग जी करीबन 5 बजे उठ गया था। उसका डेली रूटीन है 5 बजे उठना, इसीलिए वो 5 बजे उठ गया और वो अंदर जाकर फ्रेश होता है और फ्रेश होकर वो बाहर आता है। वो बाहर आकर देखता है कि बेड पे विंग फैल के सोया हुआ है। एक पल के लिए वांग जी की नज़र विंग पर ही ठहर गई थी, क्योंकि विंग ने वांग जी के कपड़े पहने हुए, इसीलिए वो कपड़े थोड़े से लूज है और वो कपड़ा हल्का सा विंग के नेक से उसके शोल्डर से गिरा हुआ है, जिसके कारण उसका नेक पूरी तरह विजिबल है। वांग जी का अल्फा फिर से विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जिसे देखकर वांग जी फिर से अपने अल्फा को शांत करता है और वो वहां से जल्दी से निकल गया था। वांग जी दूसरे रूम में मेडिटेट करता है। मेडिटेट करने के बाद वो बाहर जाता है। बाहर वो स्पॉट प्रैक्टिस करता है, अपनी तलवार की प्रैक्टिस। तभी उसके पास उसकी मदर आती है। वो वांग जी से पूछती है, वांग जी वो श्यान कहाँ है? हमें जल्दी से पूरा रिवाज कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्लैन के लोग आने वाले हैं सिचैन की शादी के लिए। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और वो बता देता है कि विंग अभी तक सोया हुआ है। ये सुनकर मैडम लैन अपना सर नोट करती है और वो फिर से वांग जी की तरफ देखकर पूछती है, वांग जी क्या तुमने वो श्यान को मार्क किया है? ये सुनकर वांग जी अपना तलवार को वहीं पर रोक देता है और वो अपनी मदर की तरफ देखता है। वो कहता है माँ। वांग जी के ऐसे रिएक्शन को देखकर मैडम लैन समझ गई थी कि वांग जी ने विंग को मार्क नहीं किया, इसीलिए वो वांग जी से कहती है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? वो श्यान तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हारा ओमेगा है, तो तुम्हें उसे मार्क करना पड़ेगा। माँ आपने कहा था कि मुझे वो श्यान से शादी करनी है, पर अब मैं मार्क करूं या ना करूं वो मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ वैसे भी वो सिर्फ 15 साल का है और मैं उसके साथ वो सब भी नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो फिर से अपनी माँ को ग्रीट करता है और वो अपना तलवार का फिर से प्रैक्टिस करने लग गया था। मैडम लैन एक शाय करती है और वो फिर से वांग जी से कहती है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो, पर अभी वो श्यान को जल्दी से उठाकर मेन हॉल में लेके आओ। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है ये बोलकर मैडम लाइन वहां से चले गई थी। वहीं वांग जी कुछ टाइम तो अपने तलवार को वही प्रैक्टिस करता है और फिर वो अंदर अपने जिंगशी में आता है। वो देखता है कि विंग अभी भी बेड पे सोया हुआ है, इसीलिए वांग जी उसके पास जाता है। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग सोते हुए कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखकर वांग जी का अल्फा फिर से वांग जी के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने फिर से अपने अल्फा को शांत कर लिया था और वो विंग को उठाने के लिए अपने आवाज़ को थोड़ा सा ऐसे नहीं करते ये वाला आवाज़ वो विंग को उठाने के लिए कर रहा था, पर विंग तो अपने कानों में पिल्लो लगाकर फिर से दूसरी तरफ मुड़कर सो गया था। वांग जी ये देखकर एक शाय करता है और फिर वो बेड पे बैठकर विंग को हल्का सा छूकर उसे उठाने की कोशिश करता है, पर विंग उसके हाथ को अपने कंधे से हटा देता है और वो फिर से अपने आप को कंबल से ढक कर सो गया। जब विंग ने वांग जी का हाथ हटाया, वांग जी तो शॉक ही पड़ गया था। वो विंग को देखे जा रहा था, विंग के बालों को देख रहा था कि वो कैसे विंग के फेस पे पड़ रहे हैं और कैसे सूरज की रोशनी विंग के फेस पे पड़कर वो थोड़ा सा ग्लो कर रहा है। साथ में वो उसके बाल शाइनी हैं, तो वो भी शाइन कर रहे हैं। वांग जी को अभी विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। वांग जी उसे देख ही रहा था कि तभी वो अपने आप को होश में लाते हुए कहता है, वांग जी ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोलकर वो एक शाय करता है और फिर से वो विंग को बोलता है, वो श्यान। ये सुनकर विंग कहता है तभी वांग जी फिर से कहता है, वो श्यान। विंग कहता है, क्या हुआ यार, मुझे सोने दो, अभी मैं बहुत अच्छे नींद में हूँ। ये बोलकर वो फिर से कंबल को डालकर सो गया था। इस बार वांग जी को आया हल्का सा गुस्सा और उसने विंग के कंबल को उठाकर पटक दिया। मतलब कि विंग ने अभी कंबल को अपने फेस में रख लिया था ना, वो उस कंबल को पकड़ा
और पूरा का पूरा कंबल विंग से हटा लिया था। वांग जी ने इतना ये सडन किया था कि विंग उठकर बैठ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ तो हुआ क्या। अचानक से वांग जी ने उसके ऊपर से कंबल खींच लिया था। वो अभी भी मतलब कि विंग अभी भी थोड़ा नींद में था। वो चिल्लाते हुए क्या था, ये क्या हरकत है, मुझे अभी सोना है। ये बोलकर वो अपने आंखों को बंद किए हुए ही इधर उधर अपने हाथों को डाल रहा था और वो कंबल को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही टाइम में विंग को वो कंबल मिल ही गया था। वो उस कंबल को अपने ऊपर फिर से डालने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने फिर से उस कंबल को पकड़ लिया था और वो विंग को थोड़ा कोल्ड ही आवाज में बोलता है, उठने का टाइम हो चुका है, अब सोना बंद करो, चलो उठो, वैसे भी हमें बहुत सारे काम भी करने हैं। ये सुनकर विंग अपनी आंखें खोल के देखता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। विंग भूल ही चुका था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो अभी लैंड क्लैन में है और उसके सामने वाला पर्सन उसका ही हस्बैंड है। जब उसने अपनी आंखें खोलकर उस पर्सन को देखा, वो शॉक और वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। वो कहते, राजकुमार, हाँ मैं उठता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से बेड से खड़ा हो गया था। उसकी बाल पूरा मैसी हो रखे थे। वो पूरा मैसी हो रखा था। उसका हानफो उसके शोल्डर से नीचे गिर रहा था और उसके बाल पूरे खुल चुके थे, सामने आ रहे थे उसके बाल, जिसके कारण विंग और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी तो बस उसे ही देखता रह गया था। तभी वांग जी का ड्रैगन वांग जी को उस ख्वाबों से हटाते हुए कहता है, लॉन वांग जी, ये क्या करे हो, वो तुम्हारा ओमेगा नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ लिया था और वो विंग को बिना देखे ही कहता है, जाओ तैयार हो जाओ, हमें माँ ने बुलाया है। ये सुनकर विंग ने अपना सर हिलाया था और वो जल्दी से अपने कपड़े वपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भाग गया था। वहीं वांग जी एक चाय करता है और फिर अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। वहाँ वो काम करने के लिए बैठ ही गया था। तभी कुछ ही टाइम बाद वहाँ गेट पर किसी ने नॉक किया। वांग जी गेट खोलने जाता है। वो देखता है कि वहाँ उसकी माँ खड़ी हुई है। उसकी माँ वांग जी को एक थाल में कुछ देते हुए कहती है, ये वुशान को दे देना। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर उसकी माँ वहाँ से चली गई थी। वांग जी ने भी गेट को लगा दिया था। वांग जी उस थाल को लेकर विंग के बेड के पास चला गया और वो विंग को आवाज लगाते हुए कहता है, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है, उसे तुम पहन लेना। ये सुनकर विंग ने कहा था, ठीक है। ये बोलकर वांग जी वहां से चला गया। वहीं विंग कुछ टाइम बाद वहां से निकलता है और वो जब उस थाल को देखता है, उसके सामानों को देखता है, वो शौक ही में पड़ गया था, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर सा हानफू रखा हुआ था। वो हानफू पूरा वाइट कलर का था और साथ में उसमें नीले कलर का एम्ब्रॉयडरी हुआ था, मतलब कि कारीगरी किया गया था। विंग तो अमेज ही हो गया था उस हानफू को देखकर। विंग उसे जल्दी से पकड़ता है और फिर से वॉशरूम की तरफ भाग गया और वो जल्दी से पहन के वापस आता है। वो तो अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्या वो इतना सुंदर भी हो सकता है इस वाइट कलर के कपड़ों पे। विंग अपने बालों को बनाता है और फिर उस थाल में जो हेयर पिन, बाल के एसेसरीज रखे हुए थे, धीरे धीरे करके विंग उसे भी लगाने लग गया था। विंग तो अभी ऐसा महसूस कर रहा था कि वो सच में अपने आप में काला टीका लगा ले, वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। विंग को ऐसा कभी भी महसूस ही नहीं हुआ कि वो कभी वाइट कलर के कपड़ों में इतना ज़्यादा सुंदर लग सकता है। विंग हल्का सा अपने बालों को सामने निकालता है और वो अपने फेस में हल्का सा मेकअप करता है और उसके बाद वो अपने कपड़ों को देखकर उछलने लग गया था। वो इतना ज़्यादा खुश था इस कपड़ों को पाकर। विंग खुश हो ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ आती है। वो और किसी की नहीं, वांग जी था। वांग जी को उसकी माँ ने कहा था कि कुछ टाइम बाद वो विंग को लेकर, मतलब कि वुशियान को लेकर हॉल की तरफ आ जाए, इसीलिए वांग जी देखने आया था कि वुशियान तैयार हो गया। और वो जैसे आया था, उसने देखा था कि विंग आईने में अपने आप को देख रहा है और वो कैसे कूद रहा है, खुश हो रहा है। और जब वांग जी ने उसको देखा था, तब तो वो ठहर से ही गया था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था वाइट कपड़ों में। विंग वांग जी को देखकर शांत खड़ा हो गया था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, माँ ने हमें हॉल में बुलाया है, चलो। ये बोलकर वो आगे चलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र विंग पे पड़ती है। विंग में कुछ तो मिसिंग है।
ये सोचकर वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। वांग जी को ऐसे देखते हुए देखकर विंग को भी कुछ शक होता है। विंग अपने मन में ही कहता है, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? राजकुमार मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये बोलकर उसने फिर से अपने आप को आईने में देखा था, पर वो तो बोलता है मैं तो ठीक लग रहा हूँ, पर राजकुमार मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो अपने आप को आईने में देख ही रहा था कि तभी उसे पीछे वांग जी खड़ा हुआ दिखता है। वांग जी को देखकर विंग एक पल के लिए डर सा गया था। वांग जी पीछे से विंग के बालों को खोल देता है, जिससे विंग के सिल्की शाइनी बाल पूरे उसके बंधे हुए थे ना, वो नीचे गिर गए। विंग शॉक हो गया था। वो पीछे मुड़कर वांग जी को देखता है। वो कहता भी है, राजकुमार ये आपने क्या किया? मैंने इतनी मुश्किल से बनाया हुआ था। ये सुनकर वांग जी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता और वो उस रिबन को दिखाते हुए कहता है, ये रिबन ये बालों में बांधने वाला नहीं है, ये हमारा फॉरहेड रिबन है। तुमने इसे बालों में बांधा था। ये सुनकर विंग शॉक, वो अपने होठों को बाइट कर लेता है। वो कहता है, ओह नो, मैंने पहले दिन मिस्टेक कर दिया। वो वांग जी को देखता है। वो थोड़ा गिल्ट आवाज में बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। ये बोलकर वो उस रिबन को लेता है और फिर से अपने बालों को दूसरे रिबन से बांधने लगा। वो अपने रेड रिबन से बांध रहा था। वांग जी बस उसे ही देखे जा रहा था। विंग जल्दी से अपने बालों को बांधता है, फिर से अपने पिन को मतलब बाल पिन को लगाता है और वो फिर से अपने फॉरहेड रिबन को मतलब कि इस बार वो वाइट कलर का फॉरहेड रिबन अपने माथे में बांधने की कोशिश कर रहा था, पर उससे बंध नहीं रहा था। वो बार बार ढीला हो जा रहा था। इसीलिए वांग जी उसका हाथ पकड़ता है, उस रिबन को पकड़ता है और अपने हाथों से विंग के फॉरहेड में वो रिबन वो बांध देता है। विंग बस आईने से वांग जी को ही देखे जा रहा था। फिर वांग जी विंग को देखकर बोलता है, अब ठीक है, अब चलो भी जल्दी। ये बोलकर वो विंग को बिना रिप्लाई दिए वहां से बाहर निकलने लग गया। विंग पहले अपने आप को देखता है और कहता है, वाह। ये बोलकर वो अपने आप को देख ही रहा था कि तभी उसे फिर से वांग जी की आवाज आती, अब चलो भी जल्दी, हमें जल्दी जाना है। ये सुनकर विंग ने अपना सर नोट किया था और वो फिर से वांग जी के पीछे भागने लग गया था। विंग के भागने की आवाज सुनकर वांग जी पीछे मुड़ के देखता है और वो विंग को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर भागना मना है। ये सुनकर विंग धीरे से चलने लग गया था। वांग जी एक पल के लिए वहां पर ठहर गया और फिर जब विंग उसके पास आया तब जाके वो दोनों फिर से चलना स्टार्ट करते हैं। विंग शांति से चल तो रहा था, पर उसकी नजर पूरा उस लैंड क्लैन में दौड़ रही थी। वो देख रहा था कि ये लैंड क्लैन कितना ज़्यादा सुंदर है, यहाँ कितनी ज़्यादा हरियाली है और साथ में इसका मौसम ठंडा भी है। इसका मौसम हल्का सा सुहाना है। इसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वांग जी और विंग कुछ ही टाइम में हॉल में पहुंच चुके थे। उस हॉल में सारे लोग मतलब कि लैंड एल्डर्स, लैंड किरेन, लैंड मैडम लैंड, लैंड चिंगेन जून, जैंग फैम, मैडम यू, सारे लोग थे। बस वहाँ पर जैंग चैंग और लैंड सीचैन नहीं थे, क्योंकि उन लोगों की आज शादी है, तो वो दोनों आज एक दूसरे से मिल नहीं सकते। वांग जी और विंग अंदर आते हैं और वो सबको ग्रीट करते हैं। विंग की खूबसूरती को देखकर बहुत सारे एल्डर तो सिर्फ विंग की ही बातें कर रहे थे। सच में वांग जी और विंग की जोड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी एक साथ। फिर एक एल्डर आकर वांग जी और विंग को कुछ सम्मान देता है। शायद तक उनका रस्म हो गई सम्मान से, इसीलिए वो उसे ले लेते हैं। कुछ देर तक उन लोगों का रस्में चलती है और फिर विंग वांग जी फिर से सबको ग्रीट करते हैं। और अब विंग जल्दी से मैडम यू जैंग फैमा के पास चला गया था। मैडम यू विंग को देखे जा रही थी। वहीं जैंग फैमा विंग के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, यहाँ खुश तो हो ना? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वहीं मैडम यू भी विंग की खुशियों को देख पा रही थी। वो कहती है, ढंग से रहना, ओके? ये सुनकर विंग ने अपना सर हिलाया था। फिर मैडम यू और जैंग फैमा विंग को लेकर लैंड फैमिली के पास जाते हैं। विंग उन सभी को ग्रीट करता है और फिर वो सभी खाना खाने के लिए अपने अपने टेबल पे बैठ चुके थे। आज विंग सबको खाना सर्व करने वाला था। वैसे तो उसको बनाना था, पर विंग थोड़ा लेट से उठा था, इसीलिए आज मैडम लैन ने ये बात संभाल ली और विंग को सिर्फ खाना ही सर्व करना सबको। मैडम लैन विंग को
एक बाउल देती है और फिर विंग को कहती है जाओ सबके में सर्व कर दो। विंग भी अपना साइन नोट करता है और फिर धीरे धीरे करके वो सब एल्डर्स के और जितने भी लोग वहाँ थे सबके में सर्व करने लग गया था। सारे लोग कुछ टाइम बाद खाना भी फिनिश कर लेते हैं। विंग सबको देख रहा था। सारे लोग विंग को तोहफा देते हैं। उसके बाद सारे वांग जी और विंग को विश भी करते हैं कि वो जल्दी से लैंड हायर को जन्म दे। ये सुनकर विंग ब्लश हो गया था। फिर से वो सबको ग्रीट करते हैं और फिर उनका ये समारोह खत्म हो गया। फिर सारे अपने अपने काम में लग चुके थे क्योंकि कुछ टाइम बाद ही सिचेन और जैंग जैंग की शादी जो है तो उन्हें तैयारी भी तो करनी होगी। सारे तैयारी में जुट चुके थे। वहीं विंग जैंग जैंग और यानली के पास चला गया था। जैंग जैंग और यानली जब विंग को देखे थे वो तो शॉक में पड़ गए थे। विंग इन वाइट कलर के कपड़ों में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। विंग को देखकर यानली तो अपने आंखों से हल्का सा काजल निकालती है और विंग के कान के पीछे लगा भी देती है। वो कहती है कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है सच में शीजे। तभी पीछे से जिनलिंग कहता है हाँ अंकल अब बहुत सा ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और वो जिनलिंग को अपने गोद में उठा लेता है। फिर वो जिनलिंग के साथ कुछ टाइम खेलता है। तभी जैंग जैंग विंग को कहता है ओके ओके तुम्हारा हो गया ना, अब मुझे तैयार भी करो यार, मेरे कुछ ही टाइम बाद शादी है। मैं नहीं चाहता कि मैं अच्छा ना दिखूं। ये सुनकर विंग हंसता है और कहता है नहीं नहीं, आज मेरे गगा सबसे सुंदर दिखेंगे, नहीं सबसे हैंडसम दिखेंगे। ये बोलकर वो जैंग जैंग को टीज करता है और फिर वो जिनलिंग को बेड पे बैठा कर जैंग जैंग के पास जाकर उसे तैयार करने लग गया। कुछ टाइम बाद वहाँ पर मैडम यू जैंग फैम में भी आते हैं। वो भी जैंग जैंग को देखकर उसे तैयार करने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी और अंकल किरण इंगेन जो जितने भी मेहमान आ रहे थे उन्हें गेट से वेलकम कर रहे थे और उन्हें अंदर जाने को इनवाइट कर रहे थे। बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे, बहुत सारे जैसे जिन क्लैन, वैन क्लैन, नी क्लैन, शू क्लैन और बहुत सारे क्लैन के लोग लैन क्लैन धीरे धीरे करके आ जा रहे थे और वांग जी, चिंगहन जुन और लैन किरण सबको इनवाइट करे थे। मैडम लैन वो तो सिचैन को तैयार कर रही थी। फिर सारे लोग हॉल में पहुंच चुके थे। अब शादी का टाइम हो चुका था। जैंग जैंग को बुलाने के लिए एक डिसिपल आया हुआ था। जैंग फैमिया और मैडम यू जैंग जैंग को लेकर हॉल में जाते हैं। वहीं यानली विंग के साथ पीछे पीछे आ रही थी। तभी विंग को महसूस होता है कि जिंगलिंग ने अपने कपड़े को गंदा कर दिया है। इसीलिए वो जिंगलिंग को कहता है तुमने अपने कपड़े गंदे कर दिए, अब तुम ऐसे कैसे जाओगे। यानली उसे देखकर बोलती है ओ नो, अभी शैतान का कपड़े चेंज करवाना होगा, मैं इसे लेके जाती हूँ विंग। ये बोलकर वो जाने लगी थी। तभी विंग कहता है नहीं शीजे मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वो यानली के साथ ही उसके कक्ष की तरफ चला गया था। सारे लोग हॉल में बैठे हुए थे। जैंग जैंग को जैंग फैमिया स्टेज पे जाके खड़ा करवा देते हैं। प्रीस्ट कुछ नियम करते हैं, कुछ रिचुअल करते हैं जैंग जैंग के साथ और फिर उन्हें बोला जाता है कि अब ओमेगा को बुलाया जाए। ये सुनकर चिंगहन जुन मैडम लैन और सिचैन को लेने के लिए जाते हैं। वो सिचैन का हाथ पकड़ के सिचैन को हॉल की तरफ लेके आ रहे थे। कुछ ही टाइम में वो हॉल पे पहुंच भी चुके थे। सिचैन को देखकर सारे लोग बहुत ज़्यादा मिसमराइज हो रहे थे क्योंकि सिचैन सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने वेल डाला हुआ था फिर भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जैंग जैंग तो बस सिचैन को ही देखे जा रहा था। वो तो अपना आँख भी ब्लिंक नहीं कर रहा था। कुछ टाइम बाद सिचैन स्टेज पे पहुंच चुका था। जैंग जैंग उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर भी ले लेता है। फिर शादी को स्टार्ट किया जाता है। वहीं विंग और यानली पीछे से जल्दी जल्दी चलकर वापस हॉल की तरफ आ रहे थे क्योंकि उन्हें जिनलिंग को तैयार करने में हल्का सा टाइम लग गया था। इसी टाइम में वो दोनों भी हॉल में पहुंच चुके थे। वो देख रहे थे कि शादी स्टार्ट हो चुका है। वो लोग वाउस ले रहे हैं। विंग पाउट बना लेता है और वो जिनलिंग को गाल को पिंच करके बोलता है तुम्हारे कारण देखो गगा और शाओजी ने वाउस भी ले लिए, शादी कंप्लीट हो गया, हमने शादी देखा ही नहीं। ये बोलकर वो पाउट बना रहा था। यानली उसको बोलती है कोई बात नहीं, पूरी शादी थोड़ी ना हुई है, हम और भी देख लेंगे। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ती है और वो अंदर लेके जाती है और वो अपने माता पिता के पास जाकर खड़ी हो गई थी। फिर सारे लोग क्लैपिंग करते हैं क्योंकि शादी कंप्लीट हो गई थी। विंग भी बहुत जोर जोर से क्लैपिंग कर रहा था।
सारे लोग विंग की तरफ देखने लग गए थे क्योंकि विंग ने लैन रिबन पहना है, लैन कपड़े पहने हुए हैं। उन सभी को पता है कि लैंस इतना ज़्यादा तो कभी भी रिएक्ट नहीं करते, कोई भी रिएक्ट नहीं करता, पर ये कौन है जो इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है और साथ में इतना ज़ोर से तालियां बजा रहा है। सारे लोगों का ध्यान विंग की तरफ हो गया था। जब विंग को ये महसूस होता है, वो ऑकवर्डली सबको देखता है और वो शांति से खड़ा हो गया था। पर जैंग जैंग और सी चैन जब उन लोगों के पास आते हैं, विंग तो बड़ा खुश हो रहा था और वो जैंग जैंग को कहते हैं, गगा मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये बोलकर वो खुशी से स्माइल कर रहा था। फिर वो शादी की समारोह पूरा कंप्लीट हो गया था, पर किसी की नज़र हमारे विंग पे पड़ चुकी थी। अब वो कौन है ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा।